हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ दिन पहले आपका एक टेस्ट हुआ था ऐप पे, जंबल टेस्ट फर्स्ट। तो आज हम उसका कंप्लीट सोल्यूशन करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा जंबल को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी अप्रोच को यूज़ किया जाता है, कैसे जंबल को डिकोड किया जाता है, कैसे ग्रामर का यूज़ करके भी हम जंबल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जंबल नंबर फर्स्ट। जंबल नंबर फर्स्ट, कोई भी जंबल को सॉल्व करने से पहले जो भी उसके डायरेक्शंस होते हैं उनको आप ठीक से पढ़ लीजिए, क्योंकि डायरेक्शन में क्या लिखा होता है जरूर नहीं कि हर बार हर जंबल में वैसा ही डायरेक्शन हो। लिखा हुआ है, रीअरेंज द फॉलोइंग 8 सेंटेंसेस, ABCDEFGH लिखा हुआ है, इन द प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। जितने भी सेंटेंस है उसको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज कीजिए ताकि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन सके। सबसे पहला काम क्या करना है बता देता हूं। सबसे पहले आप सारे सेंटेंस को रीड कर लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। हर सेंटेंस को पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ में हर सेंटेंस को आपको समझना भी है। पहला काम हो गया। दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम ये करना है कि आपको हर सेंटेंस में जो भी नाउन या अगर हर सेंटेंस में जो भी प्रोनाउन है वो रिपीट कहाँ कहाँ हो रहे हैं, वो रिपीट कहाँ कहाँ हो रहे हैं उसको आपको फोकस करना है। क्या करना है, उस पर आपको फोकस करना है कि वो कहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद नंबर तीसरा पॉइंट है, आपको कंजक्शंस पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? कंजक्शंस पे ध्यान देना है। कंजक्शंस कैसे? जैसे कहाँ पे वाइल का यूज हुआ है, कहाँ पे बट का यूज हुआ है, कहाँ पे सो का यूज हुआ है, कहाँ पे देयरफॉर का यूज हुआ है। ठीक है ना, इन सारी बातों पे आपको ध्यान देना है। चलिए, ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान है, आराम से सीखना। दिमाग में ये मत लेके चलना कि कितने सारे अप्रोच मुझे सीखने पड़ेंगे जंबल सॉल्व करने के लिए, मैं और क्या क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं सोचना। बड़े आसान तरीके से हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, वन डे, एक दिन, कम्यूटिंग टू हिज प्लेस ऑफ वर्क। कम्यूट का मतलब होता है अपने घर से काम पे जाना, यानी ट्रेवल करना, उसे कम्यूट कहा जाता है। तो एक दिन जब अपने काम पे जा रहा था इन अ ट्रेन, एक ट्रेन के अंदर, ही नोटिस दैट, तो उसने एक बात को नोटिस किया कि हिज सीट नंबर वॉज 55। उसका जो सीट नंबर था वो 55 नंबर था। इट वॉज इन द फिफ्थ कोच, और वो सीट कौन सी थी? पांचवें कोच में थी। ऑल दिस कन्विंस्ड हिम, जो भी चीजों ने उसको सेटिस्फाई किया वो ये था कि उसको फील हुआ कि दैट डे वॉज अ लकी डे फॉर हिम। उसको पता चल गया कि आज मेरा लकी दिन है। एंड 5 वॉज हिज लकी नंबर, और फिर उसको यह भी एहसास हुआ कि जो ये 5 नंबर है ये भी मेरे लिए लकी है। अ सुपरस्टिशियस मैन, सुपरस्टिशियस मतलब क्या होता है? ऐसा आदमी जो मतलब कि अंधविश्वासी हो। अंधविश्वासी का मतलब क्या हो गया? जिसको बहुत ज्यादा विश्वास हो किसी चीज पे, तो ऐसे आदमी को अपन अंधविश्वासी कहे, अंधभक्त जिसे बोल सकते हैं अपन। तो ये एक अंधविश्वासी आदमी था जिसको यकीन था, वो बिलीव करता था कि 5 वॉज हिज लकी नंबर। उसको यकीन था कि 5 मेरा लकी नंबर है। द ट्रेन अराइव्ड एट प्लेटफॉर्म नंबर 5, और जो ट्रेन में वो ट्रेवल करके आया था वो 5 नंबर के प्लेटफॉर्म पे पहुंची। लो एंड बिहोल्ड, लो एंड बिहोल्ड का मतलब होता है सरप्राइजिंगली या आश्चर्यचकित तरीके से। क्या मतलब होता है इसका? सरप्राइजिंगली मतलब होता है। समझ में आ गया? यस या नो? सरप्राइजिंगली। द हॉर्स फिनिश्ड फिफ्थ, और जो घोड़ा था वो भी जीत गया, और उसका नंबर क्या था? 5 नंबर। ऑन चेकिंग इन टू ए होटल, जब वो एक होटल में गया तो ही वॉज गिवन रूम नंबर 55 ऑन द 5th फ्लोर। और ऊपर से देखो क्या हुआ कि वो जब वो होटल में गया तब भी उसको 55 नंबर का रूम मिला और 5वें फ्लोर पे मिला। कीपिंग हिज फिंगर्स क्रॉस्ड, अपनी फिंगर्स को क्रॉस करते हुए ही अवेटेड, वह इंतजार करता रहा रिजल्ट्स का। इसलिए ही डिसाइडेड टू गो टू द रेसेस। इसलिए यानी सो मतलब इसलिए, ये एक कंजक्शन है। क्या है ये? एक कंजक्शन है। मैं आगे बताऊंगा इसका यूज करके हम इसको कैसे सेंटेंस से लिंक कर सकते हैं। तो उसने डिसाइड किया कि मैं रेस में जाऊंगा, और बैट, बैट मतलब होता है दाव लगाना। क्या होता है? दाव लगाना। ये होता है मतलब कि किसी चीज पर पैसा लगाना। ठीक है, तो उसने घोड़े पे पैसा लगाया जो कि 5 नंबर का घोड़ा था।
ये सारी बातें हो गई। चलो अब यहाँ पे दूसरा काम हमको क्या करना है, हमने पढ़ लिया तो हमको क्या समझ में आया, हमको ये समझ में आया इस पूरे जंबल के अंदर अगर मैं सीधा पढ़ूं इसको तो मुझे ये समझ में आया कि एक आदमी था जो एक बार ट्रेवल कर रहा था, ठीक है। तो उसको जब वो ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था तो 55 नंबर का सीट मिला, 5 नंबर कोच था। जब उसकी ट्रेन 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंची, ठीक है, उसके बाद बेचारा वो होटल में गया, तब भी उसको 55 नंबर का रूम मिला और ऊपर से 5 नंबर के फ्लोर पे। तो इन सारी बातों से को यकीन हो गया कि मेरा जो 5 नंबर है वो लकी है और आज का दिन भी मेरा लकी है, ठीक है। ये सारी बातें हुई। फिर उसने सोचा कि मैं अगर ये 5 नंबर लकी है तो मैं एक काम करता हूं, मैं 5 नंबर के लिए एक आज सट्टा खेलता हूं, मैं जुआ खेलता हूं, मैं 5 नंबर के घोड़े पे दाव लगाता हूं। ये सारा काम उसने किया। चलो अब हम करते हैं हमारी अप्रोच का इस्तेमाल। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। यहां पे आप गौर से देखोगे तो यहां पे अ ट्रेन लिखा हुआ है और अगर यहां पे देखोगे तो यहां पे द ट्रेन लिखा हुआ है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो बताता हूं। जब पहली बार अगर फर्स्ट टाइम अगर आप कोई सेंटेंस लिखते हो, जैसे फॉर द एग्जाम्पल मैंने लिखा आई सॉ अ बॉय, आई सॉ अ बॉय यस्टरडे, मैंने कल एक लड़का देखा। फिर मैं लिखूंगा अ बॉय वॉज हंग्री, और वो जो लड़का था वो भूखा था। अगर मैंने पहले सेंटेंस में यानी जो मेरा फर्स्ट सेंटेंस है उसमें अगर मैंने लड़के का पहली बार जिक्र किया यानी पहली बार उसकी बात कर रहा हूं तो मैं आर्टिकल ए या एन का यूज करूंगा। लेकिन जब अगर आप सेकंड बार उस लड़के का जिक्र कर रहे हो तो कभी भी उसके साथ आर्टिकल ए का यूज नहीं करोगे, आप द का यूज करोगे। तो द का यूज कहां होता है, जब पहली बार उसका जिक्र हो चुका होता है और सेकंड टाइम जिक्र करना होता है तब हम क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो ये ए सेंटेंस है जिसमें ये अ ट्रेन लिखा है उसके बाद में डी सेंटेंस आएगा जिसमें द ट्रेन लिखा है, तो मतलब मैं कह सकता हूं ये जो ए है उसके बाद में ही डी आएगा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला है कि ए हमारा पहला सेंटेंस होगा, बिल्कुल नहीं, बस ये दोनों साथ में आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या दे रखा है। फिर यहां पे देखो, गौर करो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है ही। क्या लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ है। और यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, हिज लिखा हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों से मैं आपको एक मैचिंग कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनना। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है, जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने लिखा कि राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड। मैंने लिखा राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड और फिर मैंने लिखा राहुल इज अ टीचर। क्या लिखा, राहुल इज अ टीचर। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है और ये हमारा सेकंड सेंटेंस है। ग्रामर ये कहती है कि जब कभी भी पहली बार अगर आप किसी नाउन को बताना चाहते हो, किसी का नाम ले रहे हो पहली बार किसी सेंटेंस में, तो सेकंड टाइम अगर आप उसका नाम ले रहे हो तो कभी उसका नाम मत लिखो। उसकी जगह पे आप या तो ही का इस्तेमाल करो या शी का इस्तेमाल करो या फिर दे का इस्तेमाल करो या फिर आई का इस्तेमाल करो या फिर वी का इस्तेमाल करो। इनका इस्तेमाल करेंगे। अब चूंकि राहुल की बात हो रही तो उसके लिए क्या आएगा, ही आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो जिसमें ही आया है वो हमारा पहला सेंटेंस नहीं होगा, यानी स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं होगा। ये किसी के बाद में आएगा, ये हमारे लेटर यानी ये हमारे बाद वाले सेंटेंस है सारे के सारे। क्लियर, समझ में आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ गया है। तो यहां पे ही आ गया, यहां पे हिज आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मतलब ये तो पता चल गया कि हमारा पहला सेंटेंस नहीं होगा, लेकिन हाँ हम ये श्योर है कि जस्ट ए के बाद सीधा हमारा सेंटेंस कौन सा आएगा, जस्ट ए के बाद जो सीधा हमारा सेंटेंस है वो आएगा हमारा डी। इतना तो हमको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। ऑल दिस कन्विंस्ड हिम। अब यहां पे फिर से क्या आया, हिम आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारा पहला सेंटेंस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे हिम आ गया। फिर भी पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो वो सारी बातें जिन्होंने उसको सेटिस्फाई कर दिया, तो उसको क्या सेटिस्फाई किया कि उसको फील हुआ कि वो दिन उसके लिए लकी था एंड 5 नंबर उसके लिए लकी नंबर था। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी पहला सेंटेंस नहीं होगा हमारा और ये भी पहला सेंटेंस नहीं होगा। फिर अ सुपरस्टिशियस मैन। अब यहां पे आप गौर से देखोगे अ सुपरस्टिशियस मैन लिखा हुआ है। तो ये जो देखो रूल कहता है किसी भी आर्टिकल ए एन और आर्टिकल द
उसके बाद अगर दो शब्द लिखे हुए हो एक साथ में, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि लास्ट वाला हमारा नाउन होता है और आगे वाला हमारा एडजेक्टिव होता है। जैसे मैंने लिखा अ गुड बॉय, तो यहां पे आर्टिकल ए हो गया, लास्ट वाला नाउन बॉय, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन, और ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे जहां जहां पे ही और हिज और हिम आया है, उनका नाउन कौन है, उनका नाउन ये है, मैन। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ही हिज वगैरह ना सब इस आदमी के लिए आया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा पहला सेंटेंस बन सकता है। मैंने बोला बन सकता है, बना नहीं अभी तक। चलो और आगे बढ़ते हैं। द ट्रेन अराइव्ड एट प्लेटफॉर्म नंबर 5, जो ट्रेन थी वो 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई। लो एंड बिहोल्ड द हॉर्स लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, द हॉर्स। द हॉर्स का मतलब क्या हुआ, मैंने अभी अभी आपको बताया, जिसके आगे द आ गया इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा पहला सेंटेंस होगा ही नहीं। समझ में आ गया? क्यों? देखो यहां पे हॉर्स का जिक्र हुआ है ना, तो उसके बाद में द हॉर्स आया है, तो पहले ये सेंटेंस आएगा उसके बाद ये वाला आएगा। तो आपको पता है हमने कितने सेंटेंस लिंक कर दिए, तो एक और लिंक हमने क्या बना दिया, हमने बनाया कि एच के बाद में क्या आएगा, एच के बाद में ई आएगा। चलो ये भी समझ में आ गया। और आगे बढ़ते हैं। ऑन चेकिंग इनटू ए होटल, जब वो होटल में गया तो ही वॉज गिवन रूम नंबर 55, 55 नंबर रूम मिला, और वो भी 5 नंबर फ्लोर पे। ठीक है, चलो। एंड कीपिंग हिज फिंगर्स क्रॉस्ड ही अवेटेड द रिजल्ट्स, और वह रिजल्ट का इंतजार करने लगा। अब देखो, जब बंदा बैट करेगा, जब बंदा दाव लगाएगा किसी घोड़े पे, तो वो रेस जीतने के लिए दाव लगा रहा है, तो उसने दाव लगाया तो अब रेस क्या हो जाएगी, उसकी उसकी रेस स्टार्ट हो जाएगी, और रेस स्टार्ट होगा तो उसका रिजल्ट भी आएगा बाद में। तो लेकिन ये जो बीच का टाइम होता है स्टार्ट और रिजल्ट के बीच में, उसमें उसने अवेट यानी उसने वेट किया। तो समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे उसने बैट किया, यहां पे उसने इंतजार किया, और यहां उसका रिजल्ट आया। तो ये तीनों सेंटेंस एक साथ में चलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं कह सकता हूं कि पहले तो एच बोला जाएगा, बिल्कुल सही बात, क्योंकि यहां पे उसने बैट लगाया, फिर वो उसने इंतजार किया, तो इसका मतलब जी आएगा। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि इसके बीच में यहां पे जी आएगा। अब रिजल्ट का इंतजार किया, अब वो रिजल्ट आ गया और घोड़ा जीत गया, तो अब आएगा ई वाला सेंटेंस। तो एच, जी और ई ये तीनों एक साथ में चलेंगे, और ए और डी ये दोनों एक साथ में चलेंगे। आई थिंक आपको ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और हमारा कौन कौन सा लिंक यहां पे हो सकता है और कैसे हम आगे वाले सेंटेंस को लिंक कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? चलो अब मैं आपको रीअरेंज करके बताता हूं पूरा सेंटेंस, ध्यान से सुनना और समझना क्या है। देखो फिर से बता देता हूं एक बार। यहां पे पहला सेंटेंस आपका ये वाला होगा, ये आपका पहला सेंटेंस होगा। एक आदमी था जिसको बहुत यकीन था कि 5 नंबर उसका लकी नंबर है। दूसरा सेंटेंस आपका ये होगा। तो फिर क्या हुआ, एक दिन वो जब अपने ऑफिस जा रहा था, तो उसने एक बात नोटिस की कि 55 नंबर उसके सीट नंबर थे और 5 नंबर कोच था, और वो किस में ट्रेवल करता, ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था। आप देखा यहाँ पे अ ट्रेन लिखा हुआ है, तो द ट्रेन यहां पे लिखा हुआ है, तो ये हमारा तीसरा सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, अब वो ट्रेन से उतरा, ट्रेन उसकी पहुंच गई, वो ट्रेन से उतरा, और उतरते वो कहां गया, होटल में गया, और वहां पे भी उसको मिला क्या, 55 नंबर रूम मिला और 5वें फ्लोर पे मिला। ये मेरा हो जाएगा चौथा सेंटेंस। तो इतनी सारी घटनाएं हुई, पहले उसको 55 नंबर सीट मिली, 5 नंबर कोच मिला, ट्रेन 5वें प्लेटफॉर्म पे आई, रूम में उसको 55 नंबर रूम मिला, 5वें फ्लोर पे मिला। तो इन सारी बातों ने उसको एक तो विश्वास दिलवा दिया कि जो 5 नंबर है उसका लकी नंबर है, और वो दिन भी उसके लिए लकी है। तो ये हो जाएगा हमारा पांचवा सेंटेंस। तो ये सारा क्या हुआ, उसको यकीन दिलवा दिया। इन सारी घटनाओं ने, जो भी उसके साथ इंसिडेंट हुए, उसने उसको क्या दिला दिया, यकीन दिलवा दिया। अब क्या होगा, इस वजह से अब इसके बाद यानी 5वें सेंटेंस के बाद हम क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। ये छठा सेंटेंस हो जाएगा। इसलिए उसने डिसाइड किया कि मेरा 5 नंबर लकी है, तो आज मैं रेस में जाता हूं और 5 नंबर के घोड़े पे दाव लगाता हूं। चलो छठा सेंटेंस ये हो गया। अब दाव लगाने के बाद उसने क्या किया, उसने इंतजार किया, तो 7वां सेंटेंस ये हो गया, और इंतजार करने के बाद उसका रिजल्ट आया, तो 8वां सेंटेंस हमारा ये हो जाएगा। तो मैं प्रॉपर सीक्वेंस बना देता हूं। सबसे पहले सी आएगा, उसके बाद आपका ए आएगा, ए के बाद आपका डी आएगा, डी के बाद आपका एफ आएगा, एफ के बाद आपके बी आएगा,
बी के बाद आपके एच आएगा और एच के बाद आपका नंबर ई आएगा। यहां पे कौन सा आएगा? एक सेकेंड, सॉरी, यहां पे एक सेंटेंस और बाकी है। तो पहले मैंने बी लिखा, बी है आपका पांचवा सेंटेंस। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे बी में क्या बोला उसने कि उसने ठीक है, उसको सारी बातों से यकीन हो गया। तब एच में वो एक घोड़े पे दाव लगाने गया। फिर 7 में आ जाएगा उसने यहाँ पे वेट किया। और 8 में क्या आ जाएगा उसका कि वो घोड़ा रेस जीत गया। तो यहाँ पे ई हो जाएगा। सो बॉयज एंड गर्ल्स, ये हमारा आंसर है। तो आई होप ये आपको पूरा जंबल समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हमने जंबल को आपस में लिंक किया, किस तरीके से हम आगे से आगे बढ़ते गए। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, आप किसी भी जंबल में फ्लो को पकड़ने की कोशिश करो। फ्लो कैसे पकड़ा जाता है? फ्लो कुछ हिंट्स के जरिए पकड़ा जाता है। हिंट्स क्या होते हैं? जैसे प्रोनाउन वगैरह हो गया, कुछ कंजक्शंस वगैरह हो गया, ये हमें हिंट्स देते हैं कि कौन सा सेंटेंस किसके बाद में आएगा। क्लियरली समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले जंबल पे। अगला जंबल क्या कह रहे हैं? वही चीज आपको रीअरेंज करना है हर एक सेंटेंस को, ताकि एक प्रॉपर मीनिंगफुल पैराग्राफ बन सके। चलिए, सबसे पहला काम क्या करना है? हमको रीड करना है। रीड करते हैं, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि स्विचिंग ऑफ अ लाइट टेक्स एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। यानी लाइट को ऑफ करने में एग्जैक्टली उतना ही वक्त लगता है जितना, और उतनी ही एनर्जी लगती है जितना उसको ऑन करने में। यानी लाइट को ऑफ करने में उतना ही टाइम और एनर्जी लगनी जितना उस लाइट को ऑन करने में लगता है। यट फिर भी वी आर ऑफन नॉट सो कीन, फिर भी हम इस बात पे गौर नहीं करते हैं, फिर भी हम इस बात पे क्या करते हैं? इस बात को फॉलो नहीं करते हैं, उस बात को फिर भी हम लोग क्या नहीं करते हैं? मानते नहीं हैं। ठीक है ना? हम यहां पे क्या होते हैं? किन का मतलब क्या होता है? किन का मतलब होता है डिजायरस, कह सकते हो आप लोग इसको। डिजायरस मतलब होता है इच्छा होना, कोई चीज की इच्छा रखने वाला, उसको किन बोला जाता है। जैसे मैं बोलूं आई एम डिजायरस, तो मतलब मेरी ये इच्छा है। तो मतलब ये है कि फिर भी वी आर नॉट ऑफन सो कीन, फिर भी हम इतने डिजायरस, इच्छुक नहीं होते हैं। और प्रॉम्प्ट का मतलब क्या हो गया? हम इतना जल्दबाजी नहीं दिखाते हैं विद द फॉर्मर। फॉर्मर मतलब क्या हो गया? यानी कि इसके ठीक पहले जो भी सेंटेंस या जो भी स्टेटमेंट बोला गया उसकी बात बोला है, तो इसके ठीक पहले जो भी सेंटेंस आएगा उसको फॉर्मर कहा जाएगा। तो यहां पे क्या बोला गया? फिर भी हम जो पहली बात या पहला जो स्टेटमेंट है हमारा, उस पे हम गौर नहीं करते, हम अपनी इच्छा नहीं बताते, ना ही हम ऐसा कर पाते हैं। मोस्ट ऑफ अस डोंट माइंड रनिंग अप अ ह्यूज पावर बिल। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका बिल बहुत ज्यादा आता है, लेकिन फिर भी उस पर गौर नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए देखो वापस से यहां पे क्या आया? सो आया, मतलब ये कहीं ना कहीं ये कंजक्शन है और ये हमें हिंट देगा। एवरी ईयर वी बर्न अप हंड्रेड्स ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए हर साल हम हजारों की तादाद में बिजली के यूनिट्स खर्च करते हैं, जिसे वी कुड हैव इजीली सेव, जिसे हम बड़ी आसानी से बचा सकते थे। एंड दिस इज ट्रू स्पेशली ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, और ये खास तौर से फेस्टिव सीजन के अंदर सच हो जाता है। चलिए अब इसको करते हैं अपन लोग, रीअरेंज करते हैं। ठीक है, ये हमने पूरा पढ़ लिया, चलो रीअरेंज करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस कौन सा होगा हमारा? पहला सेंटेंस होगा सी। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ, पहले आप मैं सारा अरेंजमेंट करूंगा, उसके बाद फिर से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। पहला सेंटेंस हमारा होगा सी। क्या लिखा है? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका इतना ज्यादा बिजली का बिल आता है, फिर भी उसको माइंड यानी गौर नहीं करते हैं। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस कौन सा होगा हमारा? दूसरा जो सेंटेंस है वो होगा हमारा ई। ये बात सच है, और ये कब सच होती है? फेस्टिव सीजन में। यानी जब फेस्टिव सीजन चलती है तो हमारे बिल बहुत ज्यादा आते हैं और हम उस बात पे गौर नहीं करते। अब ये बात तो हो गई। अब क्या बोलेंगे? तीसरा सेंटेंस ए होगा। अब हम क्या करेंगे? सजेशन देंगे। क्या बोलेंगे? कि लाइट को ऑफ करने में उतनी ही टाइम और उतना ही एनर्जी लगता है जिसको ऑन करने में, जितना उसको ऑन करने में लगता है। फिर हम बोलेंगे कि ये सब कुछ हमें पता होने के बावजूद भी हम इतने इच्छुक नहीं होते हैं, ना ही हम इसमें जल्दबाजी दिखाते हैं इसको करने में।
ना ही हम जाके लाइट ऑफ करते हैं, ना ही हम फैन ऑफ करते हैं, हम करते नहीं, बल्कि हमको पता है कि टाइम उतना ही लगता है जिसको ऑन करने में उतना टाइम लगता है। तो चौथा सेंटेंस कौन सा हो गया? ये हो गया। ये बात समझ में आई? तो जब हम ये काम नहीं, ये फोर्थ सेंटेंस में क्या लिखा है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, अब यहां पे आ जाएगा। सो इसलिए रिजल्ट इसका ये हुआ कि इसकी वजह से हम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम बर्न कर लेते हैं, इतनी खर्च कर लेते हैं। बल्कि अगर हम आराम से उसको स्विच ऑफ कर लेते तो हम इतनी सारी यूनिट्स को आसानी से बचा सकते थे। तो पांचवा सेंटेंस हमारा ये हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको जंबल समझ में आ गया होगा। बड़ा आसान है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। एक बार मैं फिर से बताता हूं। देखो पहला सेंटेंस कौन सा होगा? बहुत से लोगों का बिल बहुत ज्यादा आता है लेकिन उनको इतना ध्यान नहीं जाता उसके ऊपर, और ये खास तौर से ये बात कब सच होती है? फेस्टिव सीजन के अंदर। और क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि लाइट को जितना टाइम हम ऑन स्विच ऑन करने में करते हैं तो उतना ही तो हमको टाइम ऑफ करने में लगता है, लेकिन फिर भी हम इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं। इस वजह से हर साल हम हजारों की तादाद में बिजली की यूनिट्स खर्च करते हैं जिसे हम बड़ी आसानी से बचा सकते थे। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये वाला जंबल आपको एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए ये पॉसिबिलिटी है कि जो मैं आपको जंबल समझा रहा हूं, मैं मेरी 100% ट्राई कर रहा हूं जंबल को। देखो मैं आपको जंबल के अंदर बहुत सारी मतलब कि ट्रिक्स को नहीं इंक्लूड करना चाहता, ना ही मैं आपको बहुत सारे टिप्स बताना चाहता हूं ऐसा कर लो वैसा कर लो, नहीं। हम हर जंबल को बड़ी आसानी से ठंडे दिमाग से धीरे धीरे हर चीज को सीखेंगे, और जितना कम टेक्निक का यूज करेंगे उतना ही करेंगे, क्योंकि ज्यादा टेक्निक और टिप्स का यूज करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम। क्लियर? तो अपने को क्या करना है, जो भी हमारा इजी मेथड कौन सा आता है उसके जरिए हमको जंबल को सॉल्व करना है। जंबल बताते वक्त, समझाते वक्त अगर आपको फिर से कोई डाउट हो तो आप मुझे क्लास में उसी वक्त आप पूछ लेना जब मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा कि सर जो आपने जंबल सॉल्व करवाया था उसके अंदर एक छोटा सा मुझे डाउट है, तो हम उस डाउट को फिर से क्लास में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जंबल की तरफ। नेक्स्ट जंबल थोड़ा मतलब कह सकता हूं कि थोड़ा सा मतलब उसका जो लैंग्वेज है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। लिखा हुआ है कि हाउएवर, फिर भी, हिज सन, उसका जो बेटा है जिसका नाम क्या है, उस बेटे का नाम है एंटियोकस। क्या नाम है? एंटियोकस। फोर्थ एपिफेंस नाम है। प्रूव्ड टू बी लेस बेनेवलेंट, यानी कि हालांकि फिर भी जो उसका बेटा था ना जिसका नाम था एंटियोकस फोर्थ एपिफेंस नाम था, वो मतलब कि बेनेवलेंट का मतलब होता है काइंड। काइंड मतलब क्या होता है? दयालु, जिसे दरिया दिल अपन कह सकते हैं। प्रूव टू बी लेस बेनेवलेंट, लेस बेनेवलेंट मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब फिर भी उसका जो बेटा था ना, हालांकि जो उसका बेटा था वो कम दयालु निकला। तो इसका मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि ये सेंटेंस हम हाउएवर का इस्तेमाल पता है कब करते हैं? मैं बताता हूं। जैसे यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, और बीच में अगर उसके क्या आ गया, हाउएवर आ गया, तो याद रखना इस सेंटेंस के बाद में जो ये सेंटेंस बोला जाएगा ये दोनों उसके अपोजिट होंगे। तो बेटे के बारे में बोला है कि वो दयालु कम था, तो इसका मतलब बाप पक्का दयालु था उसका। क्लियर? ये कंजक्शन है, ये क्या है? हमारा कंजक्शन है जो हमें बहुत सी बातें बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। अराउंड 200 BC जूडिया वॉज ऑल्सो नॉन एज द लैंड ऑफ इज़राइल, जिसे ये जो जूडिया है उसे इज़राइल की, ये इज़राइल की धरती कहा जाता था उसको। केम अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटियोकस थर्ड, यानी 200 BC के अंदर ये जो जूडिया, जो ये इज़राइल की जमीन है, ये एंटियोकस थर्ड के कंट्रोल में आई, मतलब उसने उसको जीत लिया। द सेल्यूसिड किंग ऑफ सीरिया, और ये जो एंटियोकस थर्ड कौन था? ये सेल्यूसिड किंग था, सीरिया का राजा था ये। और उसने क्या किया? हु अलाउड द ज्यूज, पहले तो उसने क्या किया, जूडिया ने इजराइल को क्या कर लिया, कंट्रोल में कर लिया। फिर उसने वहां के जो लोग थे, जो ज्यूज थे, जो जीसस वगैरह को मानने वाले लोग थे, उन्हें ज्यूज कहा जाता है, उन लोगों को अलाउ कर दिया, हु बिलीव्ड देयर, जो वहां पे बिलीव करते थे, टू कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजियन, यानी उसने जीत तो लिया इजराइल को, लेकिन वहां पे जितने भी उस धर्म को मानने वाले लोग थे उनको बोल दिया, चिंता मत करो, आप अपने धर्म को बड़ी ही इज्जत और शिद्दत के साथ में फॉलो कर सकते हो। मैं आपको बाध्य नहीं करूंगा कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है। जिस धर्म को मानते हो आप उसकी पूजा करो, आपको कोई मनाही नहीं है, भली मैंने आज आपकी जमीन को जीत लिया है। तो देखिए एक बात इससे साबित होती कि नहीं होती वो ध्यान देना। बेटे का नाम क्या था? एंटियोकस फोर्थ। बाप का नाम क्या था? एंटियोकस थर्ड, क्योंकि थर्ड के बाद ही तो फोर्थ आएगा। समझ में आ गया? तो मतलब ये कौन है? ये फादर है,
ये कौन है? ये सन है। बाप कितना दयालु था कि उसने अलाउ कर दिया, जाओ मैंने आपको छूट दे दी है, आप अपने धर्म को मान सकते हो। लेकिन बेटा कैसा निकला? लेस दयालु निकला, लेकिन बेटे में दया नहीं थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ये हाउ एवर लिखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं इन दोनों सेंटेंस को आपस में लिंक करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जो हमारा बी सेंटेंस है ये पहले आएगा, यानी मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये पहले आएगा और उसके बाद ए आएगा। हम बोलेंगे कि बाप तो ऐसा था, हालांकि बेटा ऐसा नहीं था। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। In 168 BC, his soldiers descended upon Jerusalem. उसके जो सिपाही थे उन्होंने जेरूशलम को कंट्रोल में कर लिया, उस पर क्या किया? उस पर अटैक किया। डिसेंडेंट का मतलब होता है अटैक करना। क्या होता है? अटैक करना। तो उसके सिपाहियों ने जेरूशलम को क्या, और जेरूशलम क्या है पता है? ये एक मतलब अपन कह सकते हैं जगह का नाम है, ठीक है? ये जगह का नाम है, उस एरिया का नाम जेरूशलम है। उस पे अटैक किया और मैस्करिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। मैस्कर का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। मैसेकर का मतलब होता है मास किलिंग, जिसे कहते हैं अपन। क्या कह सकते हैं? मास किलिंग, यानी भारी मात्रा में लोगों की हत्या करना। तो पहले तो उसने अटैक किया और फिर हजारों की तादाद में लोगों को खत्म कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया? उसके बाद उसने उसके लिखा डिसैक्रेटिंग। डिसैक्रेटिंग मतलब क्या होता है? डिसैक्रेटिंग मतलब होता है, मतलब कि उसको ढांचा गिरा देना, किसी बिल्डिंग को गिरा देना, किसी बिल्डिंग को ध्वस्त कर देना, उसे बोला जाता है डिसैक्रेटिंग कहा जाता है। क्लियर समझ में आया? तो हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम वैंडलाइज कह सकते हैं, वैंडलाइज करना कह सकते हैं, इसको हम डैमेज करना भी कह सकते हैं। तो फिर उसने क्या किया? उसने पहले अटैक किया, लोगों को खत्म किया, और उसके बाद में उसने क्या किया? वहां पे एक बहुत ही होली सेकंड टेंपल था, एक पवित्र मंदिर था, उसको ध्वस्त कर दिया। और ध्वस्त करके क्या किया? बाय इरेक्टिंग। इरेक्टिंग मतलब बना देना, बिल्ड करना। और फिर उसने वहां पे बनाया, क्या बना के क्या बनाया उसने? एन ऑल्टर। ऑल्टर मतलब क्या होता है? सुनिए, ऑल्टर का मतलब होता है एक टेबल होती है, ऐसे एक टेबल होती है। आपने देखा होगा कि ये जो चर्च होते हैं ना, चर्च के अंदर देखो सामने गॉड जीसस की एक सिंबल होता है, और उस पे उनकी वो ऐसे मतलब वो लटके होते हैं, और उनके सामने एक टेबल रखी जाती है यहाँ पे, ठीक है? एक टेबल होती है जिसके ऊपर पूजा की सामग्री वगैरह रखी होती है, तो उसे ऑल्टर कहा जाता है, राइट? तो उन्होंने वहां पे एक ऑल्टर बना दिया, पहले उस टेंपल को ध्वस्त कर दिया और वहां पे एक ऑल्टर बना दिया ज्यूस का, एंड वहां पे फिर बलि दे दी। सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है? त्याग करना भी होता है और बलि देना भी होता है। किसकी? सूअर की, पिग्स की बलि दे दी विद इन इट्स सैक्रेड वॉल्स। उस जो मंदिर बना हुआ था ना टेंपल, उसकी दीवारों में क्या कर दिया? वहां पे सूअर की बलि दे दी। मतलब इतना गंदा काम किया उसने। फिर लिखा हुआ है द इवेंट्स दैट इंस्पायर्ड द हनुका। हनुका हॉलिडे क्या होता है वो बता। देखो ये हनुका हॉलिडे का मतलब होता है, इसे लाइटिंग फेस्टिवल कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? लाइटिंग फेस्टिवल कहा जाता है। मतलब ये एक मतलब वहीं इजराइल साइड में एक जगह है जहां पे इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है, हर साल आता है ये, जिसे हनुका हॉलिडे कहा जाता है। तो यहां पे क्या लिखा कि ऐसे कौन सा इवेंट हुआ जिसने हनुका जैसे हॉलिडे को इंस्पायर किया, मतलब ये हॉलिडे मनाने जाने लगा। ये कब हुआ ऐसा? टुक प्लेस, ये शुरुआत कब हुई? ड्यूरिंग अ पर्टिकुलरली ट्रबुलेंट। ट्रबुलेंट का मतलब अपन कह सकते हैं हंगामा, अशांति। अशांति का एक दौर था। फेस मतलब दौर ऑफ ज्यूस हिस्ट्री, यानी ज्यूस हिस्ट्री के अंदर एक दौर आया जिसमें बहुत अशांति, हंगामा वगैरह हुआ, वहां पे बहुत युद्ध वगैरह हुए। उस वक्त ये जो हनुका हॉलिडे है उसकी शुरुआत हुई। क्लियर? उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एंशियंट सोर्सेज, जो प्राचीन सोर्सेज हैं वो हमें ये रिकाउंट करते हैं। रिकाउंट का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, यानी वर्णन करना, समझाना। तो पुराने जो सोर्सेस है वो हमें ये बताते हैं कि ही आउटलॉड। आउटलॉड का मतलब क्या होता है? बैन कर देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना, प्रतिबंध लगा देना। तो उसने ही यानी उसने प्रतिबंध लगा दिया द ज्यूइश रिलीजियन, जो ज्यूस का रिलीजन था, धर्म था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। एंड ऑर्डर द ज्यूज, और सारे ज्यूस को आदेश दे दिया टू वर्शिप ग्रीक गॉड्स, कि आप अब तुम्हारे भगवान को नहीं मानोगे, आज तुम ग्रीक के गॉड्स को मानोगे। जो ग्रीक का भगवान होता है तुम उसकी पूजा करोगे, अपने भगवान को नहीं मानोगे। तो मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा सेंटेंस आपके दिमाग में कहानी की तरफ फिट हो गया होगा। चलिए अब इसका एक अपन माइंड में इमेज बनाते हैं। तो पहले क्या हुआ होगा? सेंटेंस को मैं अरेंज करता जाऊंगा और साथ में आपको सारी बातें भी बताता जाऊंगा, ठीक है? तैयार हो जाओ।
पहला सेंटेंस हमारा ये होगा कि ये जो हनुका हॉलिडे है इसकी शुरुआत कब हुई? एक ज्यूइश हिस्ट्री के अंदर एक दौर आया था जिसमें बहुत हंगामा वगैरह, उस दौर में उसकी शुरुआत हुई। तो अब हम बताएंगे कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ। तो ये सारी बातें इतिहास की हैं। ये बात समझ में आई? तो ये सारे हिस्ट्री लिखे हुए। तो अब इन हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे अपन। पहला सेंटेंस समझ में आ गया। अब दूसरा सेंटेंस जो होगा वो कौन सा होगा उसकी बात करते हैं। तो पहले बाप को बताएंगे। पहले बाप को क्यों बताएंगे बताऊं मैं आपको बात, ध्यान से सुनना, क्योंकि पहले बाप के बारे में बात होगी। और देखो ये सेंटेंस में क्या बोला कि वो मतलब कि इतना दयालु नहीं था। उसके बाद उसने को जानवरों की वहां पे बलि दे दी, टेंपल को उसने क्या किया? गिरा दिया, लोगों की हत्याएं कर दी। तो ये भी आपका नेगेटिव सेंटेंस है, ये भी आपका नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और उसके बाद में क्या किया? उसने बैन कर दिया, तो ये भी आपका नेगेटिव सेंटेंस है। लेकिन ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है जो फादर के बारे में बात करता है। ये इसका मतलब सारे नेगेटिव उसके बेटे की बात करेंगे, तो ये भी सन की बात करेगा और ये भी उसके बेटे की बात करेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि पहले तो बाप का ही जिक्र होगा, उसके बाद जो तीनों सेंटेंस सन वाले हैं उनमें से एक एक को हम रीअरेंज करेंगे। पूरा समझ में आ गया? चलो, तो पहला सेंटेंस कौन सा होगा? ये वाला। दूसरे सेंटेंस में क्या होगा वो बताता हूं। दूसरे में बोला बाप का जिक्र हुआ कि उसका जो फादर था उसने एक जमीन को अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया, जीत लिया, लेकिन फिर भी वहां के लोगों को अपने धर्म को मानने के लिए उसने अलाउ कर दिया। लेकिन अब क्या बोलेंगे? जैसे बाप की बात बोलेंगे तो फिर बेटे पाएंगे कि बाप तो दयालु था मगर उसका बेटा इतना दयालु नहीं निकला। तो दूसरा के बाद तीसरा सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब हम बताएंगे कि वो दयालु क्यों नहीं था, उसने ऐसा क्या क्या किया। अब हम बताएंगे, जिक्र करेंगे, उसकी हर एक हरकत का जिक्र करेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? तो चौथा सेंटेंस हम ये बोलेंगे। चौथा सेंटेंस क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनना। प्राचीन सोर्स ऐसा बताते हैं कि उसने क्या किया? ज्यूस रिलीजन को बैन कर दिया और उनको बोल दिया कि आज से तुम ग्रीक भगवान की पूजा करोगे। समझ में आ गया? ये बोला। अब पांचवा सेंटेंस क्या बोलेगा? पांचवा सेंटेंस ये बोलेगा, उसने क्या किया? उसके सारे सिपाहियों ने जेरूसलम पे अटैक किया, लोगों की हत्याएं कर दी और उसके बाद उन्होंने वहां पे एक मंदिर था उसको गिरा दिया, वहां पे सूअर की बलि दे दी। ये सारा काम उसने कर दिया। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? लास्ट सेंटेंस बन जाएगा। पूरी बात समझ में आई या नहीं? पहले वो बताइए फटाफट। क्लियर? अगर आपको ऐसा डाउट है कि सर हमें चौथे और पांचवें सेंटेंस में डाउट है तो मैं एक बार फिर से जिक्र करना चाहता हूं। चलिए मैं एक बार फिर से थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूं आराम से। तो पहला सेंटेंस कौन सा होगा? पहला सेंटेंस हमारा हो जाएगा ये। दूसरा सेंटेंस कौन सा होगा? ये। तीसरा सेंटेंस ये। तो अब बात करते हैं चौथे और पांचवें में मुझे कैसे पता चलेगा कि चौथा कौन सा होगा, पांचवा कैसे होगा? तो बताता हूं, देखो कैसे। यहां पे लिखा है कि जो बेटा है ना वो कम दयालु निकला। तो अब ये कम दयालु कैसे निकला? तो इतिहास बताता है ऐसा। अब उसकी बात करेंगे कि उसका बेटा कम दयालु क्यों था, कि तो हिस्ट्री ऐसा बताती है। तो अब शुरुआत करेंगे कि हिस्ट्री में उसने क्या क्या किया। तो हिस्ट्री की शुरुआत इस सेंटेंस से हो रही है, तो ये हमारा चौथा सेंटेंस होगा। तो इतिहास बताता है कि उसने एक बार क्या किया? ज्यूस रिलीजन को क्या कर दिया? बैन कर दिया और लोगों को बोल दिया आज से तुम अपने भगवान को नहीं मानोगे, ग्रीक गॉड्स को मानोगे। तो यहां पे पहली उसकी करतूत बताई। पहला यहां पे एंशिएंट आया ना, तो पहली करतूत उसकी बताई। अब दूसरी करतूत बताएंगे कि उसने क्या किया। तो ये हो जाएगा हमारा पांचवा सेंटेंस। तो ये भी आपको जंबल समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर भी आप मुझे अपने क्लास में आके आप अपने इस जंबल के बारे में मुझसे डिस्कस कर सकते हो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह जंबल आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। और दूसरी एक और बात बताना चाहता हूं बेटा, कि आप लोग ये जो जंबल दे रखा है उसके अंदर नोटबुक के अंदर जो जो मैंने आपको वॉकेब्स बताई हैं, जो जो स्पेलिंग्स बताई हैं, आप उनको लिखते रहना। और उसके साथ में आप ये जो कुछ भी अगर आपको यहाँ पे उसको डिकोड करने का, रीअरेंज करने का कौन सा मैंने मेथड यूज किया है, आप उसको अपनी लैंग्वेज में, गुजराती है, हिंदी में, उसमें आप लोग लिख लेना। चलिए बढ़ते हम लोग हमारे अगले जंबल पे। लेकिन अगले जंबल में कुछ ऐसी ऐसी वॉकेब्स हैं, उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तब जाके वो आपको पूरा जंबल समझ में आएगा। तो देखो एक एक मीनिंग को अपन जो वॉकेब है उसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहां पे लिखा हुआ है एक्सप्लिसिट। इसका मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर या ऑब्वियस। क्लियर या ऑब्वियस मतलब हिंदी में बोले तो क्या होता है? साफ साफ। तो ये एक्चुअल में क्या होती है? एक एडजेक्टिव होता है। दूसरा पोर्ट्रेज। पोर्ट्रेज एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी चीज को रिप्रेजेंट करना या वर्णन करना, दर्शाना या डिस्क्राइब करना। कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है? ये एक कंसिस्टेंट एडजेक्टिव होता है जिसे कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है पैरेलल, सिमिलर, और स्टेबल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये कंसिस्टेंट होता है। और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? सुसंगत या सिलसिलेवार।
पैट्रियोटिज्म ये क्या होता है? ये एक नाउन होता है जिसे देशभक्ति, नेशनलिज्म कहा जाता है, देशभक्ति होता है। रेसिस्ट ये हमारा एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है विरोध करना, अपोज करना, किसी का सामना करना। सेल्फिशनेस क्या होती है? ये हमारी एक नाउन होती है जिसे इंट्रोवर्सन यानी आत्मलीनता कहते हैं। मतलब अगर कोई इंसान सेल्फिश है तो वो क्यों है? क्योंकि उसके अंदर सेल्फिशनेस है, इस वजह से वो सेल्फिश बना, मतलबी बना। शकम मतलब क्या होता है? ये हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि अपने हथियार डाल देना, मतलब हार स्वीकार कर लेना या मान जाना, बस सिर झुका लेना, ठीक है, सरेंडर कर देना जिसे बोलते हैं अपन, गिव अप कर देना। जेनरोसिटी मतलब क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव होता है, सॉरी ये एक नाउन होता है जिसे काइंडलीनेस या काइंडनेस का, जैसे उदारता, सज्जनता या दरिया दिली कहा जाता है। कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा दयालु है तो अपन क्या बोलते हैं? यार उसके अंदर इतनी काइंडनेस है, उसके अंदर इतनी जेनरोसिटी है, समझ में आया ना? तो मतलब इतनी दरिया दिली है उसके अंदर। स्पिरिट क्या होता है? ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है आत्मा यानी सोल। और इंस्टिंक्ट्स मतलब क्या होता है? ये नेचुरल टेंडेंसी, मतलब जैसे कि सहज वृत्ति कहा जाता है। मैं अगर इसको अपनी भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई, जैसे अगर आपको किसी ने एब्यूज किया तो ऑब्वियस सी बात है आपको गुस्सा आएगा, एंगर आएगा आपको। तो मतलब क्यों आया? क्योंकि ये एक इंसानी प्रवृत्ति है कि अगर कोई हमें गाली देगा तो हमें गुस्सा तो आना ही है, तो इसे बोलते हैं नेचुरल टेंडेंसी। ग्रीम, ग्रीम क्या है? ये अपन कह सकते हैं एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निर्दय, कठोर। ब्लिक, ब्लिक और ग्रीम दोनों एक ही होता है, इसे ग्रीम कह सकते हैं। और मिजरेबल, मिजरेबल मतलब बहुत ही कठोर, निर्दय कह सकते हैं। पैसिमिस्टिक मतलब क्या होता है? जो हमेशा नकारात्मक बातें करता हो, ठीक है ना, उसे कभी पॉजिटिव बात करनी आए नहीं, नेगेटिव बोल सकते हैं, सिनिकल बोल सकते हैं, डिजेक्टेड या निराशावादी इंसान। फ्यूटाइल मतलब क्या होता है? फ्यूटाइल मतलब ये अपन कह सकते हैं कि ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है यूजलेस, वर्थलेस, यानी निरर्थक, व्यर्थ है। अपन बोलते हैं कि अगर तुम मेहनत तो कर रहे हो लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ मेहनत नहीं कर रहे हो तो आपकी सारी मेहनत फ्यूटाइल है। फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ है। डिवाइड ऑफ का मतलब क्या होता है? डिवाइड ऑफ का मतलब होता है विदाउट, एंटायरली लेकिंग, यानी डिप्राइव्ड ऑफ, यानी अगर कोई चीज है ही नहीं अस्तित्व में। जैसे कि आपने बोला कि ही इज डिप्राइव्ड ऑफ नॉलेज, तो इसका मतलब कि वो बिना नॉलेज का है, उसके पास बिल्कुल नॉलेज है ही नहीं, वंचित है उससे। मर्सीफुल क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है दयालु। और ये देखिए, ये एक अच्छा शब्द है, बोलेडेसिफ लिखा हुआ है। तो ये बोलेडेसिफ क्या होता है? ये बोलेडेसिफ एक मतलब कि एक फ्रेज है और ये एक्चुअली किसी का नाम है। ये किसी का क्या है? नाम है, जिसे अपनी इंग्लिश में बोला जाता है बॉल ऑफ फैट, यानी किस्मत की बॉल। समझ में आ गया? तो ये एक प्रोस्टिट्यूट का नाम है। प्रोस्टिट्यूट मतलब क्या होता है? जो वेश्या होती है उसे प्रोस्टिट्यूट कहा जाता है, उसका नाम है इस जंबल के अंदर। इन्वेड, इन्वेड का मतलब होता है अटैक करना, और इन्वेडिंग हो गया तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा जिसे बोला जाता है अटैकिंग, आक्रमणकारी जिसे बोला जाएगा। आफ्टरवर्ड का मतलब क्या होता है? लेटर, यानी फिर या बाद में, उसके बाद। कंपेनियन मतलब क्या होता है? एसोसिएट, यानी आपके साथ में रहने वाले, साथी। रिवर्ट, रिवर्ट एक आपकी मैं कह सकता हूं वर्ब है जिसका मतलब होता है रिटर्न, वापस पलट जाना, लौट जाना या कन्वर्ट हो जाना। और डिसडेन का मतलब क्या होता है? डिसरेस्पेक्ट, तिरस्कार, घृणा, नफरत कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, आप फटाफट से सारी वोकैब्स को एक बार फिर से देख लीजिए। ओके, चलिए आते हम अपने जंबल पे। तो इस जंबल को आप करने से पहले आराम से इस जंबल को पढ़ना है। सबसे पहला काम क्या करना है? हमको पढ़ना है, उसके बाद हमको रीअरेंज करना है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, अब पहले तो डायरेक्शन पढ़ना है। क्या दे रखा है? सेंटेंसेस गिवन इन ईच क्वेश्चंस व्हेन प्रॉपर्ली सीक्वेंस्ड फ्रॉम अ कोहेरेंट पैराग्राफ, द फर्स्ट सेंटेंस इज द फर्स्ट, यानी पहला, जो ये पहला सेंटेंस है ये तो हमारा पहला ही होगा। एंड द रेस्ट आर लेबल्ड विद अ लेटर ईच, और बाकी सबके साथ ए बी सी डी लिखा हुआ है, लेकिन जो पहला है वो हमारा पहला ही रहेगा। एंड चूज द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द अमंग द गिवन चॉइसेस टू कंस्ट्रक्ट अ कोहेरेंट पैराग्राफ एंड आंसर फॉलोइंग द क्वेश्चन। अब यहां पे क्या बोला इसने कि पहला तो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया, बाकी बचे हुए को अरेंज करो। तो बहुत अच्छी बात है, चलो बाकी बचे हुए को अरेंज करते हैं अपन। देखो क्या लिखा हुआ है। ऑल्दो
मॉप्सेंट, मॉप्सेंट क्या कहते हैं कि मॉप्सेंट एक व्यक्ति का नाम है, मॉप्सेंट, जो कि नॉवेल लिखता था, साहित्य लिखता था अपना, जो भी मतलब वो कुछ ऐसा लिखने का राइटर था ये, जिसका नाम था मॉप्सन। क्या नाम था उसका? मॉप्सन कहा जाता है उसको, टी साइलेंट रहता है, मॉप्सन कहते हैं। मॉप्सन डज नॉट ऑफर एन एक्सप्लिसिट फिलॉसफी। एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है? क्लियर, अभी भी बताया, साफ साफ। तो वो अपने काम के अंदर जो उसका वर्क है, जो लिखता है, जो उसके लिटरेचर है, जो उसकी कहानियां हैं, जो उसकी किताबें हैं, उसके अंदर कोई क्लियर फिलोसफी को ऑफर तो नहीं करता वो। फिर भी ही पोर्ट्रेस, वह दर्शाता है, अ कंसिस्टेंट एंड ऑनेस्ट विजन। लेकिन किसी क्लियर फिलोसफी की तो बात नहीं करता, लेकिन वो अपने काम, अपने बुक्स के अंदर, जो अपने लिटरेचर है उसके अंदर कोई ना कोई ऑनेस्ट विजन या कंसिस्टेंट विजन की बात तो जरूर करता है वो। आगे क्या लिखा है? द प्रोस्टिट्यूट लिखा हुआ है। अब एक बात तो है कि अगर द आ गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ये प्रोस्टिट्यूट के बारे में कहीं और बात हुई होगी, तभी तो द आएगा। क्लियर? तो लिखा हुआ है कि द प्रोस्टिट्यूट अलोन हैज द पैट्रियोटिज्म टू रेसिस्ट। उस वेश्या के पास में एक तो अधिकार था, एक तो उसके पास में देशभक्ति थी, उसके पास में एक तो लगन थी कि भाई मैं अगर एक देश की नागरिक हूं तो मुझे भी तो गलत का सामना करने का मेरे पास में हक है, अपोज करने का। रेसिस्ट मतलब क्या होता है? अपोज करने का मेरे पास में हक है। एंड देन सेल्फिशनेस, और हां, पहले तो मेरा काम क्या होगा कि मैं क्या करूं कि मैं किसी का सामना करूं। एंड देन सेल्फिशनेस, और फिर मेरे अंदर कुछ सेल्फिशनेस आएगी। टू सकम, मैं सरेंडर कर सकती हूं टू द एडवांसेस ऑफ अ पर्शियन ऑफिसर। ये पर्शियन ऑफिसर क्या होता है? ये जो आपने देखा ना, पर्शियन एक जगह का नाम है, तो वहां के लोगों को पर्शियन कहा जाता है, पर्शिया के लोगों को पर्शियन कहा जाता है। तो उनका कुछ बेनिफिट था उस औरत के अंदर। सिंपल सी बात है, अगर वो प्रोस्टिट्यूट है तो ऑफिसर उसका कुछ ना कुछ तो एडवांस फायदा उठाएंगे, राइट? तो ऑफिसर इन ऑर्डर टू सेव देम ऑल। तो यहां पे सेंटेंस का हिंदी मतलब ये होता है कि पहले तो उस वेश्या के पास में एक तो अधिकार था कि वो क्या कर सकती है, कि मतलब उसका सामना कर सकती है। देन वो अगर सामना, पहले तो उसके पास अधिकार था कि वो सामना करे, लेकिन बाद में वो उस खुद को सरेंडर कर सकती है पर्शियन ऑफिसर के सामने, जो इसका फायदा उठाना चाहते हैं, ताकि वो दूसरों को, उन सबको बचा सकें। तो ये जो प्रोस्टिट्यूट है, एक्चुअली बताऊं ना, ये जंबल क्या है मैं बता देता हूं। एक औरत है जो एक वेश्या थी, वो कहीं पर ट्रेवल कर रही थी, राइट? तो जब ट्रेवल कर रही थी तो उसके साथ में बहुत से लोग भी ट्रेवल कर रहे थे। तो हुआ यूं कि मतलब वो कहीं जा रही थी तो बीच में उसकी गाड़ी को रुकवा दिया गया, उस बस को या जो भी था उसको रुकवा दिया गया, ठीक है? तो रुकवाने के बाद क्या हुआ कि जो पर्शियन ऑफिसर्स थे वहां पे, तो वो, उनको पता चला कि एक वेश्या है, प्रोस्टिट्यूट है, तो वो उसके साथ में कुछ गलत काम करना चाहते थे। तो उसने क्या किया, उस गाड़ी को रुकवा दिया। रुकवाने के बाद उसने उन लोगों से बोला कि ये औरत हमारे साथ चलेगी, राइट? तो लोगों को लगा कि यार अगर इनको, इस औरत को नहीं भेजा हमने तो ये ऑफिसर हम सबको मार देंगे, राइट? तो मतलब ये कहानी इस तरीके से है, ठीक? तो यहां पे क्या हुआ कि जो ये प्रोस्टिट्यूट थी, तो उसने क्या किया, वो पर्शियन ऑफिसर के सामने खुद को सरेंडर कर दिया ताकि वो बाकी सब लोग बच जाएं। तो वो ऑफिसर के साथ में जाने को राजी हो गई। आगे क्या हुआ? वाइल ही एडमायर्ड द करेज, क्योंकि हालांकि ही मतलब वह एडमायर्ड द करेज। अब एक बात बताइए, एक बात बताओ, ये प्रोस्टिट्यूट मतलब क्या हो गया? ये तो सिंपल सी बात है, ये फीमेल होगा। यहां पे ही की बात हो रही है, तो ही मतलब कौन? कोई आदमी का नाम ही होगा। तो हो सकता है वो मॉप्सन हो, उसके बारे में ही आ सकता है, ये भी हो सकता है। तो क्या लिखा है? हालांकि ही एडमायर्ड द करेज एंड जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल्स। हालांकि उसने कुछ इंडिविजुअल्स की जो आत्मा की जो दयालुता है, कुछ लोग जो दयालु थे, उनकी हिम्मत और उनकी दयालुता की उसने तारीफ तो की है। ऑल्दो दे ऑलमोस्ट नेवर बिलोंग टू द मिडिल और अपर क्लास, फिर भी चाहे वो किसी अपर क्लास से हो या मिडिल क्लास से हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो सही इंसान है, दयालु है, हिम्मत है, तो उसकी तारीफ उसने जरूर की है। He usually depicted the human spirit as defeated by darker instincts. उसने हमेशा यह माना है कि जो इंसानी आत्मा होती है ना, वो हमेशा अपनी आदत से मजबूर होती है। अपनी आदत से मजबूर मतलब उसकी जिंदगी में एक डार्कर साइड होती है, जिसकी वजह से वो हर बार मात खा जाती है, हर बार वो इंसान हार जाता है। His is a green, bleak and pessimistic world.
उसका संसार कैसा है? निर्दयी है, कठोर है, मतलब निराशावादी उसका संसार है, जिसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज फ्यूटाइल, जिसके अंदर इंसान के जो कर्म है, एक्शन है, वो व्यर्थ है, क्योंकि उनका संसार ही ऐसा है जहां पे निर्दयता है, जहां पे कठोरता है, जहां पे निराशावाद है, वहां पे इंसान चाहे कितना भी अच्छा काम करे, उसके सारे कर्म क्या हो जाएंगे? व्यर्थ हो जाएंगे, अल्टीमेटली मीनिंगलेस भी हो जाएंगे इन अ यूनिवर्स, एक ऐसे जहान में जहां पे किसी भी भगवान का, दयालु इंसान का, ईश्वर का कोई एविडेंस ही नहीं है, वहां पे उसका अस्तित्व ही नहीं है। अतः अतः इन हिज लिटरेरी वर्क, अतः उसने अपने जो लिटरेचर वर्क था, जिसमें बॉलेडेसेफ, जिसका नाम एक प्रोस्टिट्यूट था, उसका नाम बॉलेडेसेफ था, एंड द मिडिल क्लास ट्रेवलर्स, और उसके साथ में जो मिडिल क्लास ट्रेवलर थे, हु अकंपनी हर, जो उसके साथ में ट्रेवल कर रहे थे। अकंपनी मतलब साथ में, साथ देना, तो मतलब बस में अगर हम जा रहे हैं और हमारे साथ में 50 लोग ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये 50 लोग क्या कर रहे हैं? हमें अकंपनी दे रहे हैं, ठीक है। आर कोट बाई इन्वेडिंग पर्सियंस, उसने अपने लिटरेचर में क्या बताया? उसने बताया कि एक बोल्डेज सेफ थी, एक वेश्या थी, और उसके साथ में कुछ मिडिल क्लास ट्रेवलर्स थे, वो उसके साथ यात्रा कर रहे थे। उन सबको किसने पकड़ लिया? आक्रमणकारी, पर्शियन आक्रमणकारियों ने उन सबको पकड़ लिया, घेर लिया उनको। इन्वेडिंग मतलब आक्रमणकारी, और पर्शियंस थे वो लोग, उन्होंने उन सबको घेर लिया। आफ्टरवर्ड यानी बाद में, फिर क्या हुआ? इन द कोच, जो डिब्बा था, जो कोच था, हर कंपेनियंस मतलब उसके जो साथ में ट्रेवल करने वाले जो साथी थे, उनका जो एटीट्यूड था टूवर्ड हर, उस औरत को लेकर जो उनका ख्याल था, जो विचार था, रिवर्ट्स टू डिसडेन, वापस नफरत में बदल गया। पूरी बात समझ में आ गई? तो मैं कह सकता हूं कि अब हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। चलिए शुरू करें। तो पहले मैं क्या करूंगा? उसको मैं रीअरेंज करूंगा, फिर रीअरेंज करने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि देखो इसके बाद ये सेंटेंस क्यों आया। तो देखिए, एक बात तो हमें ये क्लियरली पता चल गई, यहां पे कंपेनियंस लिखा हुआ है, प्लूरल में है। हर आया तो प्रोस्टिट्यूट के लिए आया, ये हर आया तो प्रोस्टिट्यूट के लिए आया। उसके बाद हिज आया तो मतलब किसी मेल की बात हो रही है और वो सिंगुलर होगा, समझ में आ गया। और ट्रेवलर्स लिखा है तो ये तो प्लूरल है, समझ में आ गया। उसके बाद अगर बोले तो फिर ये हिज आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वापस से कोई मेल है और सिंगुलर है, ठीक है। और उसके बाद अगर यहां देखे तो फिर से ही आया, और यहां पे देखें तो मॉक्सन, ये एक मेल है और सिंगुलर है। और अगर ये प्रोस्टिट्यूट की बात करें तो ये फीमेल है और सिंगुलर है। तो मैं कह सकता हूं जो मेल है और वो सिंगुलर है, उसके लिए ही, हिज और हिम काम में आएगा। और जो फीमेल है, सिंगुलर है, उनके लिए क्या काम आएगा? उनके लिए काम आएगा शी, हर, ये वगैरह काम आएगा। और जो प्लूरल में आ गए हैं उनके लिए या तो दे काम में आएगा या उनके लिए दियर काम में आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ या ना, यस या नो? चले शुरू करें, अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेंटेंस कौन सा होगा उसकी बात करते हैं। तो जो हमारा पहला सेंटेंस होगा, जो हमारा क्या होगा? पहला सेंटेंस होगा, यानी पहला तो ये ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं कह सकता हूं इसमें से पहला कौन सा होगा? इनमें से पहला, तो पहला ये होगा, ये वाला पहला सेंटेंस होगा। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है तो देखो ये पहला क्यों हुआ बताऊं? क्योंकि देखो यहां पे क्या आया? हिज आया, ये बात समझ में आ गई। तो हिज मतलब क्या हुआ? किसी मेल के बारे में बात हो रही है, तो मेल ये रहा, ये मॉप्सन, तो ये तो ऑलरेडी पहला है, तो इसके बाद यही सेंटेंस आएगा, राइट। ये बात समझ में आ गई। तो मतलब मैं कह सकता हूं चलो ये मेरा दूसरा सेंटेंस हो गया। ये बात समझ में आ गई? चलो उसके बाद आगे बढ़े। तो फिर किसकी बात होगी? तो लिखा हुआ है कि उसने ये बोला कि जो संसार है वो बिल्कुल निराशावादी है, हमारा पूरा संसार नेगेटिविटी से भरा हुआ है, यहाँ पे इंसान कोई भी काम करता है तो वो व्यर्थ है। अल्टीमेटली ऐसा संसार में हम रह रहे हैं जहां पे भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मतलब उसने यहाँ पे पूरी नेगेटिव बात बताई, तो अपने लिटरेचर के बारे में बात की उसने। अब जो दूसरा सेंटेंस होगा वो कौन सा होगा? वो हमारा ये होगा, बी वाला, मतलब तीसरा सेंटेंस कह सकते हैं अपन इसको, ठीक है। तो हमारा जो तीसरा सेंटेंस ये होगा, क्यों होगा बताता हूं। पहले क्या बोला उसने? नेगेटिविटी बोली, कि वो बोल रहा है कि ग्रीम है, कठोरता है, निर्दयता है, निराशावाद है, सब कुछ। अब कुछ अच्छी बात बोलेगा तो क्या बोला? वाइल। देखो ये वाइल की वजह से मैंने इसको सेकंड पे लिया। क्यों लिया बताता हूं। देखो मैंने लिखा आई फिनिश्ड माई होमवर्क while he watched the movie।
मैंने तो अपना काम पूरा किया, जबकि उसने मूवी देखी। तो यहां पे मैं कुछ और काम कर रहा हूं, उसने कुछ और काम किया। तो दो अलग अलग कॉन्ट्ररी या अपोजिट सेंटेंस को जोड़ने के लिए वाइल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने बोला कि वो कहता है कि जो संसार है वो निराशावाद से भरा रखा है, जहां पे ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है और वहां पे इंसान का हर कर्म व्यर्थ है। फिर वो बोलेगा, फिर अब चूंकि वो बोलेगा कि हालांकि उसने अपने काम के अंदर कुछ लोगों की तारीफ तो की है जिनके अंदर दयालुता है और करेज है। अब चाहे वो लोग मिडिल क्लास से हो या अपर क्लास से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनसे उसने हमेशा एक बात जरूर बोली कि इंसान की जो आत्मा होती ना, वो हमेशा उसकी नेचुरल टेंडेंसी की वजह से हार जाती है। ठीक है, ऐसा उसने बोला। तो तीसरा सेंटेंस ये हो गया हमारा। अब चौथा सेंटेंस क्या बोलेंगे वो देखो। तो एक बार मैं फिर से सबको मिटा के ठीक से लिख लेता हूं। तो पहला सेंटेंस हमारा ये होगा और दूसरा ये, ठीक है ना। इसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। तो पहला ये, दूसरा ये हो गया, ठीक है। अब तीसरा सेंटेंस कौन सा होगा? तो तीसरा होगा हमारा ये वाला। क्या लिखा है? आफ्टरवर्ड, फिर इन द कोच हर कंपेनियंस एटीट्यूड्स टुवर्ड हर रिवर टू डिस्डेन। अब यहां पे क्या हुआ, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना आप लोग। कैसे करेंगे मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा आपको एक लॉजिक के साथ सिखाता हूं। देखो कैसे, सुनना। हुआ ऐसे, सॉरी एक सेकंड, ये थर्ड ये हमारा नहीं होगा, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। या तो थर्ड आपका ये वाला होगा या फिर थर्ड आपका ये वाला होगा। तो मैं एक्चुअली पहले आपको दोनों में डिफरेंस करना बता रहा था, तो पहले ही मैंने थर्ड बता दिया। देखिए पहले थर्ड नहीं बताऊंगा इन दोनों के अंदर मतलब क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखो बेटा क्या होगा उसमें, सुनना आराम से, ध्यान से सुनना। यहां पे क्या लिखा हुआ है? द प्रोस्टिट्यूट लिखा हुआ है और यहां पे क्या लिखा हुआ है? हर लिखा हुआ है। ये बात तो समझ में आ गई। तो इसका मतलब पहले इसका जिक्र होगा तभी तो हर का जिक्र होगा। ये बताओ, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, पहले वो बताओ। पूरा समझ में आया? हाँ या ना? क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? और किस में हर है? एक हर किस में है? ये रहा, एक हर ही आ गया। तो मतलब ये भी हो सकता है। तो हमने तीन चीजें लिखी यहां पे। चलो बहुत बढ़िया, हमने तीन चीजों में, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ये वाला सेंटेंस, एक ये वाला सेंटेंस और ये क्या वाला, ये तो कर रहे हैं मॉप्सन की बातें, और ये वाला और ये वाला ये कर रहे हैं प्रोस्टिट्यूट की बातें। अब इन तीनों में से हमको अरेंज करना है। दो तो हमको मिल गए, तीन और बाकी है। अब मैं आपको बताता हूं तीनों में से कैसे कौन सा सेंटेंस आएगा। तो सुनो, अब हम बात करते हैं कि भाई दो सेंटेंस मिल गया तो तीसरा होगा कौन सा। तो बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरा पहले मैं बताता हूं, इसको पढ़ के देखो। अतः इन हिज लिटरेरी वर्क बोलते सिर्फ अ प्रोस्टिट्यूट, देखना जरा, अपने देखो थोड़ी देर पढ़ा था पहले अ ट्रेन, फिर पढ़ा था द ट्रेन, पढ़ा था ना। तो यहां पे क्या आया? अ प्रोस्टिट्यूट। यहां पे क्या आया? द प्रोस्टिट्यूट। और यहां पे क्या आ गया? हर आ गया। पूरी बात समझ में आई? तो मैं कह सकता हूं कि तीसरा हमारा कौन सा होगा? ये हमारा तीसरा होगा। पहली बार जिक्र हुआ, अ आया, तो क्या बोला कि उसने बताया कि एक बार क्या हुआ कि वो जो प्रोस्टिट्यूट थी और जो इसके मिडिल क्लास वाले उसके साथ में ट्रेवल करने वाले लोग थे, उनको पर्शियन अटैकर ने पकड़ लिया। चलो भाई पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद क्या हुआ? पकड़ने के बाद क्या होगा? वो उसका विरोध करेगी, अपोज करेगी, रेसिस्ट करेगी, सामना करेगी, हाँ या ना? पहले तो वो सामना करने के लिए तैयार होगी, लेकिन फिर उसने क्या किया? उन सब के सामने उसको सरेंडर कर दिया उसने कि चलो कोई बात नहीं, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, मुझे आप अरेस्ट कर लो, चलो आप मुझे ले जाओ। तो इसके बाद चौथा सेंटेंस ये होगा। जब ये सब कुछ देखा तो उसके जो साथ वाले थे ना, उनके दिमाग में नफरत आ गई। अरे यार ये कैसी औरत है, ऐसा गंदा काम करती है। तो इसका मतलब ये आ गया हमारा सेंटेंस नंबर 5वां हो जाएगा। पूरी बात समझ में आई? एक बार मैं फिर से थोड़ा रिपीट करना चाहता हूं, अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है तो वापस से समझाता हूं, ध्यान से सुनना। पहला सेंटेंस क्या होगा? पहला सेंटेंस हमारा ये होगा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस कौन सा होगा? ये होगा। ये दोनों सेंटेंस मॉप्सन की बात करते हैं। तीसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है अ प्रोस्टिट्यूट, तो ये हमारा तीसरा सेंटेंस हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है द प्रोस्टिट्यूट, तो ये हमारा चौथा हो जाएगा। आपको अ और द के हिसाब से तो रखना है, लेकिन मीनिंग भी बिल्कुल एक जैसा आना चाहिए। पहले क्या हुआ? उनको गिरफ्तार कर लिया तो वो लोग इस प्रोस्टिट्यूट्स का फायदा उठाना चाहते थे। तो पहले तो वो अपना सामना करना चाह रही थी, लेकिन फिर उसने क्या किया? उनके सामने सरेंडर कर दिया ताकि वो लोग दूसरे लोगों को छोड़ सके। चौथा सेंटेंस हुआ।
तब फिर दूसरे लोगों ने जब ये सारी हरकत देखी तो उनके दिमाग में क्या आ गई, नफरत आ गई उस लड़की के लिए। हर कंपेनियंस लिखा हुआ है, प्लीज समझ में आ गया। तो ये हमारा कौन सा हो गया, पांचवा सेंटेंस हो गया। तो हमारा रीअरेंजमेंट करें तो पहला हो जाएगा सी, सी के बाद हो जाएगा बी, और बी के बाद हो जाएगा डी, डी के बाद ए, और ए के बाद ई हो जाएगा। ये है हमारा पूरा जंबल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, ये क्या लिखा हुआ है, इसमें ध्यान से सुनना। इसमें देखो यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, और बस एक नंबर ही लिखा हुआ है यहाँ पे, और हाँ यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका पहला है और ये नंबर 6 वाला है, और बीच वाले को अरेंज करना है आपको। तो अरेंज करें, तो अरेंज करने से पहले अपन क्या करें, पहले पूरा पढ़ेंगे उसके बाद ही तो अरेंज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे अरेंज करना है देखते हैं। एक चीज को लिखा हुआ है, बुकिंग अ ट्रिप टुडे। आज हम जब कोई ट्रिप को बुक करते हैं, और बुकिंग अ ट्रिप 10 years ago, और जो 10 साल पहले करते थे, आर टू डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। पहले जब अपन कोई बुकिंग करते थे और आज अपन बुकिंग करते हैं, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, ठीक है। और अब अपन आते ए पे। ए में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है नाउ अब इवन कॉलेज स्टूडेंट्स कैन यूज अ नंबर ऑफ एप्स। बहुत सारी एप्स को यूज कर सकते हैं, वो लड़के जो हैं वो यूज कर सकते हैं और करते भी हैं ऑन देयर स्मार्टफोन, अपने स्मार्टफोन में, टू फाइंड एफोर्डेबल एयरफेयर, सेफ हाउसिंग, रेस्टोरेंट, क्या लिखा हुआ है, रिकमेंडेशंस, एंड रीड जॉन्स ऑफ रिव्यूज, सॉरी डजन्स ऑफ रिव्यूज ऑन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ देयर ट्रिप। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, अपने मोबाइल पे गए, जैसे ओयो बुक करना है या कोई ओला वगैरह बुक करना है तो वो कर लेते हैं, ठीक है। कोई रेस्टोरेंट वगैरह बुक करते हैं, सुविधा क्या क्या वो देख लेते हैं, और उसके सिंपल सी बातें, बहुत सारे रिव्यूज भी देख लेते हैं, भाई कौन सी चीज अच्छी लिखी गई है वगैरह वगैरह अपने ट्रिप के बारे में। उसके बाद बट इवन द मोस्ट फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स अमंग अस, लेकिन हमारे आसपास में जो भी बहुत ज्यादा ट्रेवल करने वाले लोग हैं, प्रोबेबली कुडंट एनविजन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। यानी कि हमारे आसपास के जो जितने भी लोग हैं जो बहुत ज्यादा ट्रेवल करते थे, इवन वो भी मतलब कि इस चीज का एनविजन मतलब इमेजिन करना, इमेजिन नहीं कर सकते थे द टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एंड कन्वीनियंस दैट द मॉडर्न ट्रेवल्स गेट टू एंजॉय। पहले के लोग मतलब उनको पता ही नहीं था कि टेक्नोलॉजी कैसी हो सकती है, लेकिन जितना आज के लोग उस चीज को एंजॉय करें ना, पहले वाले उसको इतना एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। ट्रिप्स टू यूरोप आर नो लॉन्गर रिलेटेड टू हनीमूनर्स एंड रिटायरीज ओनली। पहले क्या होता था कि शादी करने के बाद लड़का लड़की मतलब ट्रिप पे जाते थे यूरोप वगैरह, लेकिन अब क्या बोला कि अब जो यूरोप की ट्रिप है ना, वो सिर्फ हनीमून पे जाने वाले और जो रिटायरमेंट वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए नहीं है, ये अब सबके लिए, अब हर कोई वहां पे जा सकता है। टेक्नोलॉजी हैज फोर्स्ड द ट्रेवल इंडस्ट्री नॉट ओनली टू स्टेप इनटू 21st सेंचुरी। जो तकनीक है उसने हमारे जो ट्रेवल इंडस्ट्री है उसको केवल 21वीं शताब्दी में ही नहीं लाया, बल्कि उसको क्या कर दिया, होल हार्टली, मतलब कि बिल्कुल अपन कह सकते हैं बहुत खुले तौर पे उसको एम्ब्रेस किया। समझ में आ गया। उसके बाद क्या, एम्ब्रेस मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट करना, वेलकम करना, स्वागत करना, इसको कह सकते हैं। यानी तकनीक ने जो ट्रेवल इंडस्ट्री है उसको 21वीं शताब्दी में तो लाया, साथ ही साथ उसका दरिया दिली के साथ में खुले दिल से उसका स्वागत भी किया। As the travel agents of 80s and 90s gave way to airfare such websites of 2000s, and we could all sense that changes were underway। पहले क्या होता था कि 80 और 90 के दशक में जब मतलब लोग ट्रेवल के लिए ट्रिप वगैरह ढूंढते थे ना, तो वो क्या करते थे कि मतलब कई सारी मतलब हजारों वेबसाइट्स वगैरह को ढूंढते थे, तब जाके पता लगाते थे कहां पे भाड़ा सस्ता है, कहां पे क्या है वगैरह वगैरह। हाँ, उस वक्त हमको पता था कि चेंजेस तो धीरे धीरे हो रहे हैं, ये हमको फील तो वो होता था उस वक्त। फिर लिखा हुआ है मिलेनियल्स। मिलेनियल्स मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? मिलेनियल क्या होता है? मिलेनियल मतलब होता है कि 1980 यानी 80s, 90s और 2000s, इनके बीच में जिनका जन्म हुआ है, इनके बीच में जिनका बर्थ हुआ है, उनको मिलेनियल्स कहा जाता है। तो मिलेनियल्स डोंट हैव टू वेट फॉर स्पेशल कूपन्स। अब जो ये लोग हैं, युवा लोग हैं, उनको अभी स्पेशल कूपन के लिए वेट नहीं करना पड़ता, और ना ही फ्लायर्स को टू अराइव इन द मेल टू अलर्ट देम। यानी कि अब उनको ये इंतजार नहीं करना पड़ता कि कब मेरे मेल आएगा, कब उसमें कोई कूपन या ऑफर आएगा, ऐसा उनको अब इंतजार नहीं करना पड़ता है। किस लिए? अबाउट अ सुपर एफोर्डेबल करेबियन क्रूज। जैसे अगर मान लो वो करेबियन क्रूज में, करेबियन मतलब एक सागर का नाम है,
उसमें क्रूज मतलब एक जहाज है, तो उस जहाज में अगर उनको ट्रेवल करना है, अगर उनकी इच्छा है, तो अब उनको ये वेट नहीं करना पड़ता कि मेरे पास कोई ऑफर आएगा, कब मैं मेल चेक करूंगा, मैं मेल बार बार चेक कर रहा हूं, ऑफर नहीं आ रहा है, ये सब कुछ नहीं करना पड़ता है। अब क्या करेंगे, इंस्टेड दे कैन जस्ट रिसीव टेक्स्ट अलर्ट्स। अब फटाक से उनको मेल पे जाने की जरूरत नहीं, सीधा उनके पास टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। समझ में आ गया, ये हमने पढ़ा। चलो अब इसको करते हैं अपन रीअरेंज। ठीक है, चलिए रीअरेंज करने के लिए सबसे पहला सेंटेंस कौन सा लेंगे अपन, फटाफट देखिए पहला सेंटेंस कौन सा लेंगे। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि जब आज की जो ट्रिप्स है और जो 10 साल पहले की जो बुकिंग ट्रिप है, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो पहला जो सेंटेंस आएगा अपना, जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो होगा अपना ई, ये अपना पहला सेंटेंस होगा। अब यहां पे एज लिखा हुआ, इस वजह से मैंने लिया, एज का मतलब होता है क्योंकि। तो यहां पे क्या लिखा, दोनों कंप्लीटली अलग अलग है। तो क्यों है, तो अब बताएंगे क्योंकि, ये अब आंसर आएगा इसका, क्योंकि ट्रेवल एजेंट्स ऑफ 80s एंड 90s गैव वे टू द एयरफेयर सर्च वेबसाइट्स ऑफ द 2000s वी कुड ऑल द सेंस दैट चेंजेस वर्ड। यानी क्योंकि वो लोग क्या करते थे, कई सारी वेबसाइट को सर्च करते थे वगैरह वगैरह, ये सब कुछ करते थे, तो धीरे धीरे चेंजेस आने लगे, तो इस वजह से वो क्या करते थे, चीजें डिफरेंट थी। अब दूसरा सेंटेंस क्या लेंगे अपन, दूसरा सेंटेंस ये वाला लेंगे, बट इवन द मोस्ट फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स अमंग अस प्रोबेबली couldn't even envision the level of technology integration and convenience that the modern travelers get to enjoy। लेकिन आज भी ऐसा होता है कि हमारे बीच में ऐसे ट्रेवलर्स हैं जो बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं, वो भी इस चीज का कल्पना नहीं कर सकते थे कैसी टेक्नोलॉजी आने वाली है और कैसी सुख सुविधाएं आने वाली है जो आज के लोग एंजॉय करते हैं। उनको ऐसा कभी कल्पना की नहीं थी जैसा आज हो रहा है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस हो गया। अब तीसरा सेंटेंस कौन सा लेंगे अपन, तीसरा लेंगे ये वाला जो हमारा डी सेंटेंस है, उसको थर्ड लेंगे। क्यों, वो कुडंट एनविजन, वो इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे कि यार कैसी टेक्नोलॉजी आ रही है, कैसा इंटीग्रेशन हो रहा है, कैसी सुविधाएं आने वाली है जो आजकल के लोगों को मिलती है, उसमें उस जमाने में वो कभी भी कल्पना भी नहीं कर सकते थे ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है। तो अब बताएंगे टेक्नोलॉजी कैसी आई, तो लिखेंगे टेक्नोलॉजी हैज फोर्स्ड द ट्रैवल इंडस्ट्री नॉट ओनली टू स्टेप इनटू 21st सेंचुरी। यानी टेक्नोलॉजी ने केवल ट्रैवल इंडस्ट्री को 21वीं शताब्दी में ही नहीं लाया, बल्कि उसका बहुत दरिया दिली से उसको एक्सेप्ट भी किया है, टेक्नोलॉजी ने स्वीकार भी किया है, उसका स्वागत भी किया है। ये तीसरा सेंटेंस हो गया। तो अब हमारा चौथा सेंटेंस कौन सा होगा, चौथा होगा हमारा जो सेंटेंस है वो हो जाएगा हमारा ये, क्या लिखा हुआ है, trips to Europe are no longer related to the honeymooners and retirees only। यानी कि अब अगर किसी को यूरोप जाना है तो जरूर नहीं कि हनीमून वाले ही जाएं, जिनको हनीमून मनाना है, आजकल कोई भी वहां पे जा सकता है, कोई भी बंदा वहां पे जा सकता है। नाउ इवन, अब देखो क्या बोला, कोई भी जा सकता है, अब बोलेंगे नाउ अब इवन कॉलेज स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी पढ़ने वाले ना, वो भी अब बहुत सारी एप्स का यूज करके अपने स्मार्टफोन पे ये पता कर सकते हैं कि सस्ता एयरफेयर कौन सा है, सेफ हाउसिंग कहां पे है, रेस्टोरेंट कहां पे, रिकमेंडेशन क्या क्या होगी, और हजारों की तादाद में रिव्यूज पढ़ सकते हैं अपने ट्रिप के रिगार्डिंग। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, पांचवा सेंटेंस हो जाएगा। समझ में आ गया। और इन्हीं कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए वगैरह वगैरह के क्या लिखा है, मिलेनियल्स लिखा हुआ है यहां पे। तो ये जो विद्यार्थी है उनको स्पेशल कूपन के लिए वेट नहीं करना पड़ता है कि यार क्या होगा, कैसे मेल आएगा, डायरेक्टली उनकी यहां पे मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। तो ये हमारा छठा सेंटेंस हो गया। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से हम लोग हमारे जंबल को सेट करते हैं। नो डाउट, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने कोशिश पूरी की, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी अगर आपको कोई एकाध जंबल में अगर आपको दिक्कत है, अगर आपको नहीं समझ में आया है, तो जिस दिन मेरा आपकी क्लास में लेक्चर आएगा उसी वक्त आप मुझे वहां पे बोल देना कि सर आपने जो वीडियो बनाया था उसके अंदर ये वाला जंबल हमें फिर से समझाओ, तो मैं दोबारा आपको समझाने को तैयार हूं। तो अपन इसका आंसर लिखें, तो आंसर क्या होगा, पहला सेंटेंस होगा ई के बाद होगा बी, और बी के बाद होगा डी, डी के बाद सी, और सी के बाद हो जाएगा अपना ए हो जाएगा। तो ये अपना राइट आंसर है। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही करते हैं। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरी आपसे प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने व्यूज जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप चाहते हो कि इसको आगे कंटिन्यू किया जाए, जो भी पेपर हो उसका सॉल्यूशन किया जाए। अगर आप ऐसे डिमांड करते हो तो आगे से ऐसे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।